बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज कलीद उर्दू का सबका पर्चा नंबर 8, पेज नंबर है 505, 505 को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है सन 2011 का पास्ट पेपर, पंजाब का, पीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बुज़्ज़े अख़फ़श की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुश्तमिल है। तरकीब ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। बुज़्ज़े अख़फ़श से मुराद बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला। एक बकरी हुआ करती थी, बुज़्ज़े अख़फ़श उसका नाम था। पुराने ज़माने में किसी, पता नहीं किसकी होती थी, मुझे याद नहीं है। तो उससे, उस बकरी का मालिक जब कोई सवाल करता था तो वो सर हिलाती थी। कोई नेगेटिव मनफी में सवाल पूछता, उसका नहीं में जवाब देना होता, देन भी वो सर हिला देती थी, मुस्बत में हिलाती थी। और अगर कोई ऐसा सवाल पूछता जिसका मुस्बत में जवाब देना होता, देन भी वो मुस्बत में ही तब उसे एहसास हुआ था कि ये जो बकरी होती है इसका दिमाग नहीं है, मतलब इसमें वो शऊर नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे समझ नहीं रही है, ऐसे ही सर हिला रही है। तब से ये तरकीब उर्दू में मुश्तमिल हो गई थी कि बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, गुर्गे आशती की तरकीब उर्दू में मुश्तमिल है, यानी इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बज़ाहिर दोस्ती, बातिन दुश्मनी, यानी बातिन में दुश्मन होना और ज़ाहिर में मुखलिस होना, दोगलापन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जाहिद सालूस किस जाहिद को कहते हैं? ऐसा जाहिद जो अपनी ज़ाहिरी वजह से धोखा दे। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 13, 22 बताना यानी कि टाल देना। नालिश करना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। दावा दायर करना, गतरबूद करना, खलत मलत करना, ये भी पढ़ा हुआ है। और नखास चढ़ना भी पढ़ा हुआ है। रुसवाए आम करना। आज के पेपर में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, डेली रिपीट हो रहे होते हैं, आज कुछ ज़्यादा हैं। पानी में आग लगाना, ये भी पढ़ा हुआ है। मुतहम्मिल, मिजाज को भड़का देना यानी तहम्मुल वाले इंसान को गुस्सा दिला देना। कच्चा छिट्टा कहना, साफ साफ बात मुंह पे कह देना। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फाख्ता उड़ाना, मज़े उड़ाना, दामन तर होना, ये भी पढ़ा हुआ है। गुनाहगार होना। क्वेश्चन नंबर 12, पानी भरना, ये भी पढ़ा हुआ है। गुलामी करना, सब्ज कदम होना, मनहूस होना, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। आंखें सफ़ेद होना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिनाई जाते रहना। शीन काफ दुरुस्त होना यानी ज़ुबान का तलफ़ुज़ दुरुस्त होना। फैल मचाना, झूठ मूठ का रोना, ये भी पढ़ा हुआ है। मुहावरा क्या होता है ये बता चुकी हूँ। मुहावरा के लिए लाजमी है कि वो अपने मजाजी मानी दे। मैंने बचपन में मुहावरा रोज़मर्रा को इस तरह से याद किया था, मुहावरा मीम से और मजाजी मीम से। मुहावरा अपने मजाजी मानी देगा और रोज़मर्रा अपने हकीकी मानी देगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जौनपुर का काजी होना ज़रबुल मिसल है। ज़रबुल मिसल क्या होती है ये भी बता चुकी हूँ। अगर ना पता हो तो एक एक लफ्ज़ जहाँ आपको दुश्वारी हो कि ये क्या होता है, आप पूछ लिया करें। अगर मैं बिज़ी हूँ तो ग्रुप में आपस में डिस्कस कर लिया करें। जौनपुर का काजी होना, इसका मतलब है बेवकूफ़ होना, अहमक होना। भानमती का कुंबा होना, वाही तबाही लोगों का मजमा होना, यानी ऐसे लोग जो हर जगह तबाही फैलाते रहते हों। इस्तिलाह नज़म में रीख्ती से क्या मुराद है? नज़म के लुग़वी मानी है मोतियों की लड़ी में परोना। इस्तिलाही मफ़हूम क्या होता है ये भी ऑलरेडी समझाया हुआ है मैंने। इस्तिलाह नज़म में रीख्ती से मुराद ऐसी शायरी जिसमें औरत की तरफ से इजहार इश्क किया जाता हो, यानी औरत की ज़ुबानी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, असनाफ़ नज़म में रुबाई कितने शेरों पर मुश्तमिल होती है? 2 अशार पर। सवाल को गौर से देखना है, अक्सर लिखा हुआ होता है कि कितने मिसरों पर होती है या कितने शेरों पर। 2 शेरों को रट्टा ना लगा लें, अगर मिसरा लिखा हुआ हो देन गौर से देख के 4 पे लगाना है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, असनाफ़ नज़म में कता कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? कता क्या होता है, रुबाई क्या होता है, ये डिटेल से समझा चुकी हूँ। कता, इस पे तादाद पर कोई पाबंदी नहीं है, कम अज़ कम 2 अशार और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं है। गज़ल की ज़ुबान अलाइम और रमूज़ की, यानी अलामतों और इशारों की ज़बान। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, अदब की इस्तिलाह में तारीख़ गोई किसे कहते हैं? हरूफ के अदद से साल बरामद करना। अगर इसका नहीं पता तो मुझे बताइएगा, इस पे एक लेक्चर बना दूंगी कैसे निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, बेनुक्त शायरी जिसमें नुक्ता ना आए। कल एक सवाल ऐसा आया हुआ था हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सोनेट अंग्रेज़ी सिनफ नज़्म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल 14 मिसरे होते हैं। सोनेट, इसके मुतालिक चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूं। अक्सर लोग कहते हैं कि उर्दू का पहला सोनेट नून मीम राशिद ने लिखा, मगर जो अवाम के सामने शायशुदा शक्ल में है वो अख्तर शिरानी का था, और यूँ उर्दू सोनेट का आगाज़ अख्तर शिरानी के सर पर बांधा जाता है। लेकिन सोनेट जदीद तहकीक के मुताबिक अज़ीमुद्दीन अहमद ने पहला उर्दू का सोनेट लिखा था। सन 1903 में ये शाये हुआ था और इसका उन्वान था फरियाद अज़ीम। सोनेट अतालवी लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है मुख्तसर आवाज़ या राग, लेकिन इस्तिलाही मफ़हूम में सोनेट से मुराद वो नज़म जो 14 मिसरों पर मबनी होती है। इसके 2 हिस्से होते हैं, पहले हिस्से में 8 मिसरे और दूसरे हिस्से में 6 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट है जी हज्ब, ऐसी सिनफ नज़म है, बता चुकी थी मैं ऑलरेडी, किसी को बुरा भला जिसमें कहा जाता हो। गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? गज़ल का तो आपको पता ही होगा, ऐसी शेरी सिनफ होती है जिसका हर शेर नज़म में एक ही मज़मून होता है, एक ही मौजू होता है सारी नज़म का, जबकि गज़ल का हर शेर अपना अलग मज़मून, अलग मौजू रखता है। गज़ल में एक काफ़िया, एक रदीफ़ होता है। रदीफ़ का होना लाजमी नहीं है, मतला होता है, मक्ता होता है। पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। लेकिन अगर शायर अपना तखल्लुस आखिरी शेर में इस्तेमाल ना करे तो उसे मक्ता नहीं कहेंगे, फिर उसे आखिरी शेर कहेंगे। ये तो होती है गज़ल। गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? उसी बहर यानी वज़न में, उसी रदीफ़ काफ़िये में एक गज़ल लिखने के बाद आगे उसी रदीफ़ काफ़िये में दूसरी गज़ल लिखना क्या कहलाता है? गज़ल दर गज़ल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाबंद नज़म के लिए क्या लाजमी है? काफ़िया लाजमी है। मौलाना हालिम के ख़याल में ये कल वाले टेस्ट में भी था। सबसे कारआमद सिनफ सुखन कौन सी है? मुस्नवी। मिसबा ने जवाब दिया हुआ था कि रुबाई। रुबाई सबसे मुश्किल सिनफ सुखन है शायरी की। हाली के नज़दीक सबसे कारआमद जो है वो है मुस्नवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हाइको। जापानी सिनफ नज़्म है और उर्दू में भी मुरवज है, यानी इसका रिवाज है। हाइको का बानी कौन है? उर्दू में इसका बानी कौन है? ये सब कुछ डिटेल से ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। बताइए हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी वाले को चूज़ करेंगे अगर पेपर में इस तरह आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, किस सिनफ नस्र की ज़बान गज़ल के करीब तर है? ये भी कल पढ़ा है आपने। इंशाइया की। जोगी, ये भी कल आपने पढ़ा है। उर्दू शेरी अदब की एक मारूफ नज़म का उन्वान है। ये नज़म किसकी है? खुशी मोहम्मद नाजिर की। जुमला मुकम्मल कीजिए, ये भी कल आपने पढ़ा है। उर्दू शायरी के क्लासिकी दौर से लेकर जदीद दौर शायरी तक रुबाई की सिनफ शायर के कुदरत कलाम को परखने की कसौटी रही है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मर्सिया बेलमूम किस शेरी हैत यानी किस शेरी सांचे, किस शेरी तर्ज में लिखा? मसद्दस में। उर्दू में रईसुल अहरार किसे कहा जाता है? रईस तो होता है हाकिम, अहरार फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है वो कौम जो आज़ाद हो, जो किसी की ग़ुलाम ना हो, किसी की पाबंद ना हो। रईसुल अहरार यानी आज़ाद कौमों का रईस किसे कहा जाता है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, उर्दू में शायर मज़दूर किसे कहते हैं? एहसान दानिश को, लेकिन कलम का मज़दूर शायर अफजल परवेज़ को कहते हैं, भूलना नहीं है यहाँ आपने। शायर कश्मीर किसे कहते हैं? मोहम्मद दीन फ़ौक को, और ये लक़ब उन्हें किसने दिया था? अल्लामा इकबाल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मलिकुल शोरा यानी शोरा का इमाम या शोरा का हाकिम मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी, जो अल्लामा इकबाल के दोस्त भी थे, किस ज़ुबान के शायर थे? फ़ारसी ज़ुबान के शायर थे। अल्लामा इकबाल मुफ़क्किर मशरिक़ के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं। बताइए मुसव्विर मशरिक़ किन को कहा जाता है? अब्दुर्रहमान चुग़ताई को। नेक्स्ट है जी, ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने उमरकोट के पसे मंज़र में किस शहर की सड़कों का ज़िक्र मिलता है? लाहौर। मुझसे इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना उमरकोट
MA کے سلیبس میں ہے یا انٹر کے سلیبس میں ہے، اور دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا غلام عباس نے اوور کوٹ میں اپنی ذات کو موضوع بنایا ہے؟ جی ہاں۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 34، طبقہ نسواں کا محسن کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو۔ نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 44، اچھا بھولنا نہیں ہے، ایک ہے ناول مجالس النساء، وہ حال ہی کا ہے، جبکہ طبقہ نسواں کا محسن حال ہی نہیں ہے، علامہ راشد الخیری ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 44، اردو شاعری میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو، یہ مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اردو شاعری میں اردو کے عوامی شاعر کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی۔ کیوں ہیں عوامی شاعر؟ کیونکہ انہوں نے عوام کی چیزوں کو، روٹی کپڑا مکان بارش چھوٹی موٹی چیزوں کو موضوع بنایا تھا، عام انسانوں کی چیزوں کو، خواص پہ زیادہ توجہ نہیں دی تھی انہوں نے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 46، کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کاشمیری کو، جن کا کل ایک ڈرامے کا خلاصہ میں نے شیئر کیا تھا، آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ رستم و سہراب کا، جو ان کا آخری ڈرامہ تھا۔ نیکسٹ ہے، اچھا ڈرامے سے ریلیٹڈ سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے، اردو ڈرامے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لکھنؤ کے مرزا بادشاہ واجد علی شاہ سے، اور ان کا پہلا ڈرامہ تھا رادھا کنیا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ رادھا کنیا از واجد علی شاہ، اور اردو کا پہلا منظوم ڈرامہ تھا امانت لکھنوی کا اندر صبا۔ اندر صبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر اس زمانے ایک زمانے کا راجا ہوتا تھا، اور صبا کا مطلب ہے دربار یا محفل۔ اندر صبا یعنی اندر کی محفل، اندر کی دربار، بادشاہ کی۔ نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 47، میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے تھے؟ لکھنؤ میں۔ کیوں؟ کیونکہ دلی تباہ ہو گئی تھی، اور میر تقی میر تلاش معاش کے لیے لکھنؤ گئے تھے۔ دلی کے تباہ ہونے کے بعد دلی میں شعراء کا قدردان کوئی نہیں تھا، کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا جو شعراء کی قدر کرتا اور انہیں انعام و اکرام سے نوازتا اور شعراء کا روزگار چلتا۔ میر تقی میر دلی سے مایوس ہو کر مجبوراً لکھنؤ گئے تھے۔ وہ دبستان دلی کے عظیم شاعر تھے، اور انہیں دلی سے کافی محبت تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میر تقی میر نے کیا لکھا ہے، انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے کہا تھا میر تقی میر نے دل اور دلی کا نوحہ لکھا ہے۔ پھر مجھ سے میر تقی میر پر کوئی 5-6 اشعار بھی سنے گئے تھے۔ میر تقی میر جب دلی چھوڑ کر لکھنؤ گئے تھے تو وہاں جیسے ہی وہ پہنچے ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اور طرحی مشاعرہ جہاں ردیف قافیہ وغیرہ بتا دیے جاتے تھے، اور اس پر نظمیں یا غزلیں لکھنے کو کہا جاتا تھا۔ اس وقت انہیں الفاظ دیے گئے تھے بہار کے، اجاڑ کے، للکار کے، اس طرح کے۔ تو میر تقی میر جب مشاعرے میں پہنچے، انہوں نے اسی وقت ایک غزل تیار کی تھی اور اسی وقت پڑھنے کی ریکویسٹ کی تھی، مگر میر تقی میر کا حلیہ دیکھ کے لکھنؤ کے بانکوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا، اسٹیج پر نہیں آنے دیا تھا۔ بار بار اصرار پر انہیں اجازت ملی تھی، تب وہ جب اسٹیج پر جا رہے تھے سب ہنس رہے تھے کہ یہ کیسا شاعر ہے، کیونکہ میر تقی میر بہت زیادہ مفلس تھے، ان کا کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، کوئی حلیہ ٹھیک نہیں تھا، بکھرے بال، پریشان حال۔ دلی سے اجڑنے کے بعد وہ لکھنؤ پہنچے تھے بالکل کنگال، تو لکھنؤ کے لوگ ان پر مشاعرے میں موجود سب ہنسنے لگے تھے۔ میر تقی میر نے پڑھنی تو کوئی اور غزل تھی، لیکن جب وہ ہنس ہنس کے پوچھ رہے تھے یہ کہاں کا شاعر ہے، کون ہے بے تو، اس طرح کے الفاظ بول رہے تھے، تب میر تقی میر نے اپنی غزل وہاں چینج کر دی تھی اور دوسری غزل پڑھی تھی جس کی دھوم پورے لکھنؤ میں مچ گئی تھی، اور اس غزل کے چند اشعار میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میر تقی میر نے جب کہا، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ جب یہ غزل، جس کے چند میں نے اشعار آپ کو سنائے ہیں، میر تقی میر نے پڑھی تھی تو میر تقی میر کی پورے لکھنؤ میں دھوم مچ گئی تھی، اور لکھنؤ کا جو نواب تھا آصف الدولہ اس وقت، اس نے میر تقی میر کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور میر تقی میر کو اپنے درباری شعراء میں شامل کر لیا تھا۔
अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नुकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? ये मीर तकी मीर की तसनीफ़ है और सिन्फ के एतबार से ये उर्दू शोरा का तज़किरा है, लेकिन है फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा है? नुकातुश्शोरा, जिसे मीर तकी मीर ने लिखा है फ़ारसी ज़ुबान में। ये शुमाली हिंद के शोरा का तज़किरा है, जिसे 1751 में मीर तकी मीर ने लिख कर मुकम्मल किया था और ये 1752 में शाये हुआ था। इसमें सबसे पहला तज़किरा जो है वो है जनाब अमीर खुसरो का। उसके बाद गालिब, बेदल जिससे गालिब मुतासिर थे, और खान आरजू जो कि गालिब के सौतेले खालू थे, फितरत, मजहर, जाने जाना वगैरह का ज़िक्र है। उर्दू शोरा का ये पहला तज़किरा है और इसमें 102 शोरा का ज़िक्र मिलता है। ये किस अहद में लिखा गया था? ये अहमद शाह रंगीला जो कि उस वक्त का हुक्मरान था, उसके अहद में लिखा गया था। अच्छा, तज़किरा क्या होता है? लास्ट टाइम इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि तज़किरा क्या होता है। ऐसी तसनीफ़ जिसमें शोरा की निजी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी अदबी ज़िंदगी का अहवाल तहरीर किया जाए, उसे तज़किरा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है? ये है प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ और इसमें टोटल 5 अफसाने थे। ये प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ था। और प्रेमचंद जो थे उनका असल नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ जो मेरे जहन में आ जाते हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ, आप नोट्स बनाते जाएं। प्रेमचंद का असल नाम था धमपत राय श्रीवास्तव। सोज़े वतन उनका पहला अफसानवी मजमुआ था और सोज़े वतन में कुल 5 अफसाने थे। पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अगर सवाल आ जाए प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यानी कि दुनिया का सबसे अनमोल खून, रतन कहते हैं फ़ारसी में, और सराइकी में इसे रत कहते हैं, और पंजाबी में भी मेरे ख़्याल में ऐसे ही रिलेटेड कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन यानी सबसे कीमती खून का कतरा। दूसरा अफसाना था शेख मखमूर। तीसरा था यही मेरा वतन है। चौथा अफसाना था सिलाए मातम, और इसका आखिरी अफसाना था सोज़े वतन जो उनका मजमुआ था, उसका आखिरी अफसाना था इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। इन अफसानों के मौज़ूआत थे ग़ुलामी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के जज्बे पर मुश्तमिल थे। ये अफसाने यानी कि ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बगावत पर, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने पर, और इसका मरकज़ी ख़याल था वतन परस्ती। सोज़े वतन 1908 में शाये हुआ था, लेकिन इसमें हुब्बे वतन और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बगावत के मौजू होने की वजह से उस वक्त चूँकि अंग्रेज़ हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी का दौरा था, तो इसे अंग्रेज़ हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 गुबारे खातिर। ये है अबुल कलाम आज़ाद का ख़तूत का मजमुआ। गुबारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? मकतूब से यानी खतूत से। गुबारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद का मजमुआ है। इसमें मौजूद तमाम खतूत नवाब सदर यार जंग को लिखे गए, जिनका नाम था मौलाना हबीबुर रहमान, और उनका खिताब था नवाब सदर यार जंग। अगर पेपर में आ जाए गुबारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद किसका मजमुआ है? अबुल कलाम आज़ाद का खतूत का मजमुआ है। इसमें मौजूद तमाम खतूत किसको लिखे गए थे? अगर ऑप्शन आ जाए नवाब सदर यार जंग को, तो आपने इसे ठीक कर लेना है, चूज़ कर देना है। और अगर आ जाए मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को, इसे भी ठीक कर देना है। और अगर ऑप्शन आ जाए रईस भेकमपुर या रईस ज़िला अलीगढ़ के रईस को, तो इन सारों का ये सारे ठीक ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई भी आ जाए, क्योंकि हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी भेकमपुर जो कि अलीगढ़ ज़िला में है, उसका उस इलाके का रईस था, और उसका जो खिताब था वो था सदर यार जंग। गुबारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद का मजमुआ है, जो 1942 में जब अबुल कलाम आज़ाद को कैद करके जेल ले जाया गया था, और वो 3 साल जब जेल में रहे थे, तो
तब वो हबीबुर्रहमान ख़ान को जो ख़तूत लिखते थे उन्हीं ख़तूत को तरतीब देकर 1988 में अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी में ही शाये करवाया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। ये गुबारे ख़ातिर जो है अबुल कलाम आज़ाद का मजमुआ, ये किस ज़ुबान में है? ये उर्दू ज़ुबान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा? सर अब्दुल कादिर ने। बांगे दरा, इसका क्या मतलब है? बांगे दरा का मतलब है घंटी की आवाज़। उस घंटी की आवाज़ जब काफ़िला कूच कर रहा होता है तो घंटी बजाई जाती है कि आसपास जो भी मुसाफिर हैं, जब कहीं ठहराव होता है काफ़िले वालों का, तो कोई कहीं सो जाता है, कोई कहीं चहलकदमी कर रहा होता है, तब जब रवाना होते हैं तो घंटी बजती है कि जो भी आसपास है उन्हें मालूम हो जाए कि काफ़िला रवाना हो रहा है, वही घंटी की आवाज़। और अक्सर आपने पुरानी फ़िल्मों वगैरह में देखा होगा, जब काफ़िला जा रहा होता है तो मुसलसल हल्की सी घंटी बज रही होती है ताकि काफ़िले से बिछड़ने वालों को पता चल जाए कि काफ़िला किस सिमत पर जा रहा है। बांगे दरा का ये मतलब है। और बांगे दरा अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, वो है इसरार खुदी फ़ारसी में। और अगर आ जाए उर्दू में इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है बांगे दरा। बांगे दरा लास्ट टाइम टेस्ट में सवाल आया हुआ था कि बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा है? सर अब्दुल कादिर ने। इकबाल की तसनीफ़ बांगे दरा 1924 में शाये हुई थी और इसमें अल्लामा इकबाल के 1905 से लेकर 1908 तक के दौर की नज़में मौजूद हैं, जो उन्होंने इन 3 सालों में लिखी थीं जब वो इंग्लिस्तान में ज़ेरे तालीम थे। 2022 में इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है, तो कैंडिडेट ने बताया हिमाला। उन्होंने पूछा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ उर्दू में कौन सा है, तो कैंडिडेट ने बताया बांगे दरा। फिर कैंडिडेट से पूछा गया कि बांगे दरा का पहला शेर सुनाएं, तो कैंडिडेट ने सोचा, शायद यही सोचा होगा उन्होंने कि इकबाल की पहली नज़म हिमाला है, तो बांगे दरा का पहला शेर भी हिमाला का ही पहला शेर होगा। तो उन्होंने हिमाला का पहला शेर सुना दिया था, जो कुछ यूँ है, ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, जो कि गलत है। हिमाला इकबाल की पहली नज़म है, हिमाला का पहला शेर है, लेकिन बांगे दरा के शुरू में जो नज़म है उसमें वो 4 अशार पर मबनी है। उसका पहला शेर है, गुलज़ारे हस्तो बूद ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। गुलज़ारे हस्तो बूद से मुराद दुनिया का बाग, ये कायनात। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये जो कायनात है, ये जो खूबसूरत दुनिया है, इसे बेगानों अजनबियों की तरह ना देखो, इसे देखने की चीज़ है, इसे बार बार देखो, इसे समझो, इसके इसरार और रमूज़ से वाकिफ़ हो, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर दुनिया को, तस्खीर कायनात का इंसान को हुक्म दिया है। अल्लामा इकबाल उसी को इस शेर में बयान करने की कोशिश करते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से समझा देती हूँ बाकी के क्वेश्चंस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।